ये कहानी है मुंबई की, उस शहर की जो कभी सोता नहीं, जहां सपने भी बनते हैं और कुछ सपने टूटकर डर बन जाते हैं। 31 अक्टूबर 2025 ये वही दिन था जब पवई के एक एक्टिंग स्टूडियो से उठी चीखों ने पूरे भारत को हिला दिया था। 17 मासूम बच्चे और 2 वयस्क एक बंद कमरे में, और उनके सामने एक शख्स, रोहित आर्या। कौन था यह आदमी, क्यों उसने ऐसा किया और कैसे खत्म हुई ये कहानी? रोहित आर्या, एक ऐसा नाम जो अक्टूबर 2025 से पहले शायद ही किसी ने सुना था। वो न कोई बड़ा अपराधी था, न गैंगस्टर, न किसी गिरोह से जुड़ा व्यक्ति, बल्कि रिपोर्ट्स के अनुसार वो खुद को सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा परियोजना सलाहकार कहता था। कभी कभी फिल्म निर्माता और डायरेक्टर भी बताता था। महाराष्ट्र सरकार के स्वच्छता मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट में वो कंसल्टेंट रह चुका था। उसका काम था स्कूलों और पंचायतों में स्वच्छता और शिक्षा से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करना। कई महीनों तक उसने ये काम ईमानदारी से किया, लेकिन जब उसे उसका मेहनताना नहीं मिला तो उसकी जिंदगी धीरे धीरे बिखरने लगी। एक दोस्त ने बताया कि रोहित को सरकार की फाइलों और ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते गुस्सा आने लगा था। वो कहता था कि सिस्टम ने मुझे ठगा है। 2024 के अंत तक रोहित के बैंक अकाउंट में सिर्फ कुछ हजार रुपए बचे थे। वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनियों और प्रोडक्शन हाउस को ईमेल भेजता रहा। वो कहता था, मैं बच्चों के लिए एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहता हूँ, समाज को दिखाना चाहता हूँ कि असली इंसान कौन होता है। लेकिन असल में उसकी सोच बदल चुकी थी। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगातार सिस्टम, सरकार और प्रशासन के खिलाफ बातें दिखने लगी। वो अक्सर लिखता, मैं एक मिशन पर हूँ, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। धीरे धीरे वो समाज से अलग थलग पड़ गया। परिवार से दूरी, दोस्तों से झगड़े और अंदर ही अंदर बढ़ता गुस्सा, यही उसका ईंधन बन गया। मुंबई के पवई इलाके में महावीर क्लासिक बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर एक ऑफिस था। नाम था RA स्टूडियो। यही वो जगह थी जहां से सब कुछ शुरू हुआ और खत्म भी। रोहित ने कुछ महीने पहले इस जगह को किराए पर लिया था। बाहर बोर्ड लगा, RA स्टूडियो, एक्टिंग वर्कशॉप एंड वेब सीरीज ऑडिशन। उसने सोशल मीडिया पर विज्ञापन डाले, बच्चों और युवाओं के लिए एक नया मौका। RA स्टूडियो में एक्टिंग ऑडिशन 25 से 31 अक्टूबर तक। कई माता पिता अपने बच्चों को लेकर पहुंचे। किसी को शक नहीं हुआ, सब कुछ प्रोफेशनल लग रहा था। वहां एक कैमरा, लाइट्स और स्क्रिप्ट पेपर रखे हुए थे। बच्चों को कहा गया कि थोड़ा इंतजार करो, बस शूट शुरू होने वाला है। सुबह लगभग 10 बजे बच्चे स्टूडियो में पहुंचे। दरवाजे बंद हुए। थोड़ी देर बाद बाहर खड़े माता पिता ने देखा कि अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा। फोन कॉल्स नहीं उठाए जा रहे थे। करीब 11:30 बजे एक वीडियो सोशल मीडिया पर फैलता है। उसमें रोहित आर्य कैमरे के सामने बोल रहा था, मैंने किसी को मारा नहीं है, लेकिन अब मुझे सुना जाए, मैंने पेट्रोल डाल दिया है। अगर पुलिस ने गलत कदम उठाया तो सब कुछ आग में बदल जाएगा। मैं आत्महत्या नहीं कर रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। वीडियो वायरल हुआ। मुंबई पुलिस और मीडिया हरकत में आ गए। कुछ ही मिनटों में पवई की सड़कों पर सायरन बजने लगे। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने पाया कि दरवाजे अंदर से लॉक हैं और खिड़कियां कवर की गई हैं। अंदर से बच्चों की चीखें सुनाई दे रही थी। रोहित ने कमरे में पेट्रोल और रबर सॉल्यूशन फैला दिया था। उसके हाथ में एक एयर गन थी, असली नहीं लेकिन दिखने में असली जैसी। बच्चे डर गए, कुछ रोने लगे, कुछ एक दूसरे को गले लगाकर चुप हो गए। रोहित बार बार चिल्ला रहा था, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, अब सब सुनेंगे। बाहर दर्जनों टीवी चैनल और पत्रकारों की भीड़ लग चुकी थी। हर कोई पूछ रहा था, कौन है ये आदमी, क्यों रखे हैं बच्चों को बंधक, क्या ये आतंकी हमला है या निजी गुस्सा? माता पिता बुरी तरह रो रहे थे। एक मां ने कहा, मेरा बेटा बस एक रोल के लिए गया था, वो कोई फिल्म नहीं थी, वो तो डरावना सपना बन गया। पुलिस की नेगोशिएशन टीम पहुंची।
उन्होंने रोहित से बात करने की कोशिश की, पर वो हर कॉल काट देता था। इस बीच पुलिस को उसके लैपटॉप और फोन से कुछ फाइलें मिली। उनमें उसने प्रोजेक्ट साइलेंस नाम से एक डॉक्यूमेंट बनाया था। उसमें लिखा था, अगर सिस्टम अंधा है तो शोर मचाना जरूरी है। मैं किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर मुझे नहीं सुना गया तो मैं ऐसा कदम उठाऊंगा कि सबको हिला दूंगा। उसका मकसद हिंसा नहीं, ध्यान आकर्षित करना था। कम से कम यही वो खुद कहता था। लेकिन उसकी पद्धति इतनी खतरनाक थी कि किसी को भी ये मानसिक संतुलन वाला आदमी नहीं लगा। करीब दोपहर 2 बजे पुलिस ने नेगोशिएशन टीम के साथ एक योजना बनाई। वे बाथरूम की खिड़की से अंदर घुसेंगे और बच्चों को सुरक्षित निकालेंगे। रोहित लगातार कैमरे में बोलता रहा, अगर कोई अंदर आया तो मैं आग लगा दूंगा। पर पुलिस के पास वक्त नहीं था। बच्चों की जिंदगी दांव पर थी। क्विक रिस्पांस टीम ने अंतर्धावा बोला। गोलियों की आवाज नहीं, लेकिन टकराव जरूर हुआ। रोहित को कंधे पर गोली लगी। कुछ सेकंड में बच्चे सुरक्षित बाहर निकाले गए। रोहित आर्य को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वो घायल था और रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। स्टूडियो के अंदर की हालत देखकर पुलिस हैरान थी। दीवारों पर पोस्टर, कुछ धार्मिक और दार्शनिक उद्धरण और एक बड़ा बोर्ड जिस पर लिखा था, अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो आवाज गूंजेगी। पूरा देश इस घटना से हिल गया। सोशल मीडिया पर सवाल उठे, क्या यह सिर्फ एक अपराध था या मानसिक स्वास्थ्य की त्रासदी? क्या रोहित सचमुच पागल था या समाज ने उसे पागल बना दिया? कुछ लोग बोले वो क्रिमिनल था, दूसरों ने कहा वो सिस्टम का शिकार था। लेकिन सच ये था कि 17 मासूम बच्चों की जिंदगी दांव पर लगी थी और किसी भी बहाने से ऐसा कदम सही नहीं ठहराया जा सकता। घटना खत्म हो चुकी थी, लेकिन सवाल अभी बाकी थे। आखिर क्यों एक पढ़ा लिखा सरकारी प्रोजेक्ट में काम करने वाला व्यक्ति बच्चों को बंधक बनाने जैसा कदम उठा सकता है? क्या यह महज पागलपन था या एक सुनियोजित बयान सिस्टम के खिलाफ? 31 अक्टूबर की शाम मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। सबसे पहले बच्चों को काउंसलिंग के लिए अस्पताल भेजा गया। सभी 17 बच्चे सुरक्षित थे, हालांकि डर और सदमे में। कई रो रहे थे, कुछ चुप थे और कुछ बार बार पूछ रहे थे, वो अंकल अब हमें नहीं डराएंगे ना? पुलिस ने तुरंत क्राइम ब्रांच और साइबर सेल को जांच सौंपी। रोहित आर्या का लैपटॉप, मोबाइल और सीसीटीवी फुटेज जब्त किए गए। पहली नजर में कोई गैंग या आतंकवादी कनेक्शन नहीं मिला, पर जो मिला वो और भी चौंकाने वाला था। उसके कंप्यूटर में दर्जनों ईमेल थे जो उसने मंत्रालयों और मीडिया को भेजे थे, जिनमें लिखा था, मैंने जो प्रोजेक्ट किया उसका भुगतान मुझे नहीं मिला। अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैं खुद को साबित करूंगा। जांच में सामने आया कि रोहित आर्या स्वच्छता मॉनिटर नाम के एक सरकारी शिक्षा प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था। उसने महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की सफाई और हाइजीन सर्वे किए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार उसके पास राज्य शिक्षा विभाग से जारी कुछ दस्तावेज भी थे, लेकिन वे कंसल्टेंसी अनुबंध स्तर के थे, यानी अस्थायी काम। रोहित का दावा था कि सरकार ने उसे 12 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया। उसने कई बार ईमेल और पत्र लिखे, लेकिन जवाब नहीं मिला। वो बार बार कहता, मैं कोई अपराधी नहीं, एक ठगा हुआ नागरिक हूं। मगर धीरे धीरे ये शिकायत उसकी पहचान बन गई। हर बातचीत, हर पोस्ट, हर वीडियो में बस एक ही बात, मुझे इंसाफ दो। लेकिन जब उसे लगा कि कोई नहीं सुन रहा, तब उसके भीतर का गुस्सा बेकाबू हो गया। डॉक्टरों और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि रोहित पैरानॉइड डिल्यूजन यानी भ्रमात्मक मानसिक विकार का शिकार हो सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति को लगता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ साजिश कर रही है। वो खुद को विक्टिम और दूसरों को दोषी समझने लगता है। एक मनोवैज्ञानिक ने कहा, उसके वीडियो में जो भाषा थी वो साफ बताती है कि वो खुद को मसीहा समझ रहा था, एक ऐसा व्यक्ति जो समाज को जागरूक करने के लिए चरम कदम उठाने जा रहा है। उसने अपने वीडियो में कहा था, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अगर मेरे जैसे लाखों युवाओं को सिस्टम ने नजरअंदाज किया तो वो भी कुछ ऐसा ही करेंगे। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, मीडिया में 2 धाराएं बन गई। कुछ चैनल उसे पागल अपराधी बता रहे थे, जबकि कुछ उसे टूटा हुआ सिस्टम का शिकार कह रहे थे। लोगों ने कहा, अगर उसकी बात सुनी जाती तो शायद ये सब नहीं होता।
अगले दिन पुलिस ने बच्चों के बयान दर्ज किए। एक 10 साल की बच्ची ने कहा, वो अंकल हमें एक्टिंग सिखाने आए थे। उन्होंने कहा था मत डरना, ये सिर्फ रोल प्ले है। लेकिन फिर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और कहा कि कोई बाहर नहीं जाएगा। एक और बच्चा बोला, उन्होंने कहा था कि कैमरे के सामने ऐसे डरना जैसे सच में डर गए हो। पर हम सच में डर गए। माता पिता का दर्द और गुस्सा देखने लायक था। एक पिता ने कहा, हमने अपने बच्चों को सपनों के लिए भेजा था, किसी डरावने खेल के लिए नहीं। पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज किया। धारा 364A यानी अपहरण और बंधक बनाना, धारा 506 यानी धमकी देना और धारा 436 यानी आगजनी का प्रयास। और बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी पोस्को एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई। एफआईआर में लिखा था कि आरोपी ने स्टूडियो के भीतर पेट्रोल और रबर सॉल्यूशन डाला, बच्चों को धमकाया और खुद को सिस्टम का शिकार बताते हुए मीडिया से बातचीत की कोशिश की। जब पुलिस ने उसके लैपटॉप की हार्ड ड्राइव चेक की तो उसमें प्रोजेक्ट साइलेंस नाम का एक फोल्डर मिला। उसमें कई वीडियो और डॉक्यूमेंट्स थे जिनमें लिखा था कि वो एक फिल्म बनाना चाहता है जिसका मकसद सिस्टम की खामियों को उजागर करना है। लेकिन वो फिल्म कभी बनी नहीं, बल्कि वही स्क्रिप्ट असल जिंदगी में खेली गई। उसने उसी प्रोजेक्ट के नाम पर बच्चों को रिहर्सल के बहाने बुलाया था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, वो रियलिटी और फिक्शन में फर्क भूल चुका था। शायद उसे लग रहा था कि वो कोई संदेश देने जा रहा है, लेकिन वो भूल गया कि असली जिंदगी में कैमरा बंद नहीं होता। उसके पड़ोसियों ने बताया कि घटना से कुछ दिन पहले से वो अजीब व्यवहार करने लगा था। रात रात भर जागता, दीवारों पर कुछ लिखता और बार बार कहता, मेरी कहानी अब सबको सुननी पड़ेगी। उसने अपने दोस्तों से कहा था कि वो एक बड़ा स्टेप लेने जा रहा है। किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने मजाक समझा, लेकिन वो सच में सबकी सुनने की मजबूरी बन गया। 1 नवंबर 2025 मुंबई पुलिस ने बताया कि रोहित आर्य को पुलिस कार्रवाई के दौरान लगी गोली से चोटें आईं और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। सरकार ने कहा, ये एक अलग थलग व्यक्ति का कृत्य था। ऐसे किसी को भी सिस्टम का बहाना बनाकर निर्दोषों को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए। क्या उसकी शिकायत वाकई अनसुनी रह गई थी? अगर हां, तो क्या यह प्रशासनिक असफलता नहीं? इस केस ने देश भर में बहस छिड़ दी। पहला, सरकारी प्रक्रियाएं कितनी धीमी हैं। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य को समाज कितना गंभीरता से लेता है। और तीसरा, सबसे जरूरी, बच्चों की सुरक्षा कितनी कमजोर है। रोहित आर्य अब नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमारे समाज का आईना है। वो गलत था, लेकिन उसके भीतर छिपा सवाल गलत नहीं था। क्या सिस्टम इतना ठंडा हो गया है कि कोई इंसान अपनी बात कहने के लिए हथियार उठा ले? कभी कभी सबसे खतरनाक चीज बम नहीं होती, बल्कि वो चुप्पी होती है जो सालों तक कोई नहीं तोड़ता। 31 अक्टूबर 2025 को मुंबई ने वो दिन देखा जब एक आदमी ने अपनी चुप्पी को आवाज देने के लिए दुनिया को झकझोर दिया। बच्चों के चेहरे आज भी उस दिन की दहशत नहीं भूले हैं, लेकिन उस घटना ने हमारे समाज से कुछ सवाल जरूर पूछे हैं। घटना के बाद उन सभी 17 बच्चों को ट्रॉमा काउंसलिंग दी गई। काउंसलर्स ने बताया कि शुरुआत में बच्चे स्कूल जाने से डरते थे, यहां तक कि कुछ बच्चों ने कैमरा और लाइट देखते ही रोना शुरू कर दिया। एक बच्ची आर्या 9 साल कहती है, मुझे वो दिन याद है जब अंकल ने कहा था कि अब कैमरा ऑन रहेगा जब तक मैं कहूं। मैं अब कैमरे के सामने नहीं जाना चाहती। उनके माता पिता ने बच्चों के लिए नई एक्टिविटीज शुरू की, कला, डांस, संगीत, ताकि वो फिर से खुशियां ढूंढ सकें। सरकार ने उन सभी परिवारों के लिए फ्री काउंसलिंग और सुरक्षा सहायता की व्यवस्था की। धीरे धीरे बच्चे सामान्य जीवन में लौट आए, लेकिन उनके माता पिता के लिए वो एक जख्म बन गया जो हमेशा रहेगा। रोहित आर्य की मौत के बाद पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हॉस्टेज सिचुएशन में उसे सेल्फ डिफेंसिव फायर में घायल किया गया। हालांकि कुछ मानवाधिकार संगठनों ने इसे प्री मैच्योर एक्शन कहा।
एक सामाजिक कार्यकर्ता सोनल वेसाई ने अदालत में कहा, उस व्यक्ति ने अपराध किया, इसमें दो राय नहीं, लेकिन अगर उसकी शिकायतें समय पर सुनी जाती तो शायद 17 मासूम बच्चे कभी बंधक नहीं बनते। अदालत ने कहा, यह घटना एक गहरी प्रशासनिक और सामाजिक विफलता की ओर इशारा करती है। मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना किसी अपराध को जन्म देने जैसा है। कई पत्रकारों ने खुद स्वीकार किया कि मीडिया ने रोहित आर्या को कभी गंभीरता से नहीं लिया। उसके पुराने ईमेल, वीडियो और शिकायतें कई न्यूज हाउसेस के पास मौजूद थीं, लेकिन उन्हें कम महत्व वाली खबर समझकर नजरअंदाज कर दिया गया था। एक वरिष्ठ रिपोर्टर ने लिखा, कभी कभी हम खबरों की चमक में इंसानों की तकलीफें देखना भूल जाते हैं। जांच में मिला प्रोजेक्ट साइलेंस नाम का फोल्डर आज भी पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद है। उसमें 23 वीडियो क्लिप्स, कुछ कविताएं और एक स्क्रिप्ट ड्राफ्ट था। उस स्क्रिप्ट में लिखा था, अगर कोई इंसान सालों तक चीखता रहे और कोई ना सुने तो एक दिन वो चीख पूरी दुनिया को सुनाई देगी। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। एक युवा फिल्म मेकर अंशुल मेहरा ने उस स्क्रिप्ट को देखकर कहा, यह आदमी अपराधी था, पर उसकी कहानी बताना जरूरी है ताकि अगला रोहित आर्या बनने से पहले किसी को सुना जा सके। रोहित आर्या के परिवार ने मीडिया से दूरी बना ली। उसकी मां ने सिर्फ इतना कहा, मेरा बेटा बुरा नहीं था, वो बस टूट गया था। उसके छोटे भाई ने एक इंटरव्यू में कहा, वो हमेशा कहता था कि वो कुछ बड़ा करेगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि बड़ा का मतलब इतना डरावना होगा। परिवार ने सरकार से कोई मुआवजा नहीं मांगा, बस एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा, अगर किसी को इस घटना से सीख मिली हो तो रोहित की मौत बेकार नहीं गई। हर अपराध के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक अनसुना दर्द। रोहित आर्या का केस हमें यह सिखाता है कि समाज में मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी कितनी खतरनाक हो सकती है। बच्चों की सुरक्षा केवल माता पिता नहीं, पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी है। और सबसे अहम, हर शिकायत चाहे कितनी भी छोटी लगे, उसे सुनना जरूरी है, क्योंकि जब इंसान को लगता है कि उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा तो वो गलत रास्ता चुन सकता है। रोहित आर्या अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी परछाई उस जगह अब भी है जहां बच्चों की हंसी एक पल के लिए थम गई थी। वो अपराधी था, लेकिन वो चेतावनी भी था। एक ऐसी चेतावनी जो कहती है कि समाज की अनदेखी भी कभी कभी अपराध जितनी खतरनाक हो जाती है। ये कहानी किसी एक शहर की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपनी आवाज सुने जाने की उम्मीद में जीता है। अगर हम सुन लें तो शायद अगली त्रासदी कभी ना हो। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि जब दर्द को नजरअंदाज किया जाता है तो वो चीख बन जाता है, और वो चीख कभी कभी दुनिया को हिला देती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।